मामला तो बड़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण हमास ने किया है और इस बार घुसकर किया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है इजराइल के लिहाज से भी और दुनिया भर के लिहाज से भी। यानी कि कितनी लंबी प्लानिंग चली होगी और किस तरह से किया होगा, वो वाली बात है। अभी तक जो पूरा मामला है वो ये है कि पूरा का पूरा एक्शन इजराइल और हमास के बीच में हो रहा है और अब लड़ाई का केंद्र गाजा पट्टी है, राइट। वहाँ पर मारामारी चल रही है दोनों की तरफ और 1100 लोग जो नंबर आ रहे हैं, अब कितना कम है ज़्यादा भगवान जाने, कम तो होने का सवाल ही नहीं, खैर बढ़ने। हाँ, सो अब वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखिए हमने पहले भी इस तरह का एक्शन देखा रशिया यूक्रेन के बीच में। एक बार असर आता है, लेकिन असर आने के बाद धीमे धीमे वो असर खत्म होता है। रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक ऑफिशियली खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमने लाइफ हाई बनाया है। तो पहली चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म में असर पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में कोई चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि हम नहीं लड़ रहे हैं और कोई हमारे अगेंस्ट नहीं लड़ रहा, करेक्ट। हमें डायरेक्ट असर नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हम पूरे दुनिया के कारोबार का हिस्सा हैं, दुनिया की पॉलिटिक्स का हिस्सा हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम या ज़्यादा तो असर सब पे पड़ता है, हम पे भी पड़ता है, लेकिन एक सीमित असर हम पर पड़ता है। क्योंकि रशिया यूक्रेन के वक्त भी ये हुआ था, सबको डर लगा था, मार्केट घटे भी थे। मैं इसको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको एक फ्लैशबैक में जाके अंदाजा लग जाए कि उस समय क्या होता उस समय। लेकिन उसमें इस बार में एक थोड़ी सी स्थिति में अलग है। तब दुनिया दो भागों में बढ़ गई थी। एक वो लोग यूक्रेन के साथ जो खड़े, अमेरिका, यूरोप एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरे चाइना, रशिया और उनके साथ कोरिया टाइप के जो लोग खड़े थे। तो दो तरफ अभी उसके कंपेरिजन में छोटा है। तब एक देश ने दूसरे देश पे फुल फ्लेज अटैक किया था। इस वक्त इजराइल पर हमास ने अटैक किया, एक आतंकवादी संगठन जिसको मानते हैं उसने अटैक किया है, करेक्ट। सो देश के बीच में अटैक नहीं है, ठीक है, और छोटा है, करेक्ट। सेनाएं नहीं लड़ रही, राइट। और ऐसा नहीं कि सब टैंक भी आ रहे, ये भी आ रहा, वो भी सब, तो थोड़ा लिमिटेड है, पहली चीज। अब आगे क्या, आगे सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि क्या ये हमास और इजराइल के बीच का ही मामला है, और उसमें इजराइल का जो रिएक्शन होना वो तो पक्का है, सबको पता है कि रिएक्शन तो देना ही देना है। इजराइल चुप तो बैठ नहीं सकता, और बैठेगा भी नहीं, उनके वो आदत में भी नहीं है। सो वो रिएक्शन कितना होगा, एक तो ये कि जितना तुमने मुझे 2 थप्पड़ मारी मैं भी 2 ही मारूंगा, लेकिन तुमने 2 मारी मैं 10 मारूंगा, करेक्ट है ना। तो किस लेवल का रिएक्शन होगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो मैंने लिख के दी वो चला है कि इजराइल का एक्शन क्या होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट, उस पर निर्भर करेगा। इजराइल का एक्शन कितना होगा वो डिपेंड करेगा, क्योंकि अब इजराइल को बैकिंग मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, एवरीवन, इवन इंडिया भी, हमारे भारत की तरफ से सबको सपोर्ट है इजराइल को। सो इजराइल मेंटली तो पावरफुल है, आई एम श्योर हथियारों के मामले में भी हो गई। सो पहला ट्रिगर ये कि इजराइल कितने पर छोड़ देता है, कितना करके छोड़ देता है। अगर जरूरत से ज्यादा इजराइल करके बस अब यार आर पार की हो गया बहुत तुम्हारा, अब हम खत्म ही करेंगे, अगर इस तरह की सिचुएशन बनती है। और मैं ये पूरी की पूरी जो सिचुएशन आपको बता रहा हूँ, मैं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से बता रहा हूँ, मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं कि कौन क्या करता है क्या नहीं, और ना मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हम वो सिचुएशन देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। सो अगर इजराइल बड़े तौर पर एक्शन लेता है तो पहला ये ट्रिगर होगा। दूसरा ट्रिगर, ईरान का पीछे से सपोर्ट ये सब लोग जानते मानते हैं, राइट, और खुशियां भी ईरान में मनाई जा रही। क्या ईरान खुलकर सामने आ जाता है? अगर ईरान खुल के सामने आता है तो फिर 2 धड़े बन सकते हैं। अगर ये इजराइल वर्सेस ईरान हो गया, इजराइल वर्सेस ईरान हो गया। और दिक्कत क्या है, दिक्कत तब ये है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स है, दुनिया का 5वां बड़ा क्रूड सप्लायर है, और दुनिया का 5वां बड़ा क्रूड सप्लायर। तो 2 चीजें हैं, ईरान का सीधे तौर पर आना सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट इसके लिए बनेगा। आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, शायद इजराइल और ईरान को पता हो तो हो, और किसी को हो तो हमें नहीं पता। अब ऐसी सिचुएशन में कच्चे तेल के दाम आपके लिए सबसे निर्णायक तौर पर, कच्चा तेल का दाम आपको बता देगा कि युद्ध बढ़ रहा है घट रहा है, उसी को देख लीजिए। क्योंकि मैं अब आपको क्या होता है, हमारे दर्शक हर चीज पे तो रिएक्शन नहीं दे सकते ना, ये 4 बम गिराए कितने बड़े, वो उसने ये किया, आप ये सब छोड़ दो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, आप अपने सामने हमेशा क्रूड के दाम लगा के रखो। क्यों? पहली चीज ये कि ओपेक भी बदमाश है, अभी तो क्रूड का प्रोडक्शन कट किया हुआ है, बढ़ाएगा नहीं, तो वो तो चाहेंगे दाम बने रहे। दूसरी बात एक और है, ओपेक के ज्यादा देश ईरान के पक्ष में है नहीं, पसंद नहीं करते, सही बात है। तो वो ये जरूर चाहेंगे कि लड़ाई चलती रहे, लेकिन ईरान को खुल के सपोर्ट नहीं करेंगे, करेक्ट है ना। सो क्योंकि लड़ाई चलती रहे, लड़ते रहे तो कच्चे तेल के दाम ऊपर है, सबका अपना अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, तो वो ये जरूर चाहेंगे कि तनाव रहेगा,
तो कच्चा तेल ऊपर रहेगा, प्रोडक्शन कट है वही रहेंगे, हम नहीं बढ़ाएंगे जी प्रोडक्शन, भाव बढ़े तो बढ़े, हमने थोड़ी बढ़ाए, जो लड़े उनको पूछो। सो ये चीज़ें होने वाली है। सो ग्लोबली न सिर्फ हमारी इकोनॉमी के लिहाज से, हमारे लिहाज से अभी भी देखिए, ऐसा देखा जाए तो कच्चा तेल का रिएक्शन क्या है, 4% तो आजकल कच्चा तेल कभी भी बढ़ जाता है, कौन सी बड़ी बात है। सो कोई ऐसा तोड़ फोड़, ऐसा डराने वाला रिएक्शन नहीं है, ये एंटिसिपेटेड लाइंस पर ही। हाँ। सो अभी तक सब ठीक है एक बार के लिए, लेकिन आगे आपको 3 ट्रिगर दे रहा हूं। पहला, इजराइल कितना काउंटर अटैक करता है, दूसरा ईरान सीधा आता है, और तीसरा कच्चा तेल। बस इसके अलावा चौथी चीज कुछ नहीं। बाकी आप फुटेज देखो, वो आ रहे हैं, इधर के बम गिर रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, ये वो सब चलता रहेगा, उसको देख के कोई वो सैडिस्टिक प्लेजर है और कुछ भी नहीं। Of course. तो इसलिए बाकी चीजों में आपको एज एन इन्वेस्टर, एज एन ट्रेडर, इन 3 चीजों पर नजर रखनी। बात उसकी तो पल पल की खबर